Good afternoon, all of you. Today we start the new chapter, that is the chapter number 9, epidemiology. So, what is mean by epidemiology? The word epidemiology is derived from the Greek word that is the epi, indicates upon, and demos indicating people. ये जो एपिडेमोलॉजी है, ये जो वर्ड आया एपिडेमोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से आया है. इपी मीन्स होता है अपॉन, इपी मीन्स होता है अपॉन, और डेमोस मीन्स इंडिकेटिंग अ पीपल. डेमोस मीन पीपल और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि अपॉन पीपल स्टडी. एपिडेमोलॉजी मीन्स सिंपली ध्यान में रखना है कि पीपल की स्टडी हो रही है, उसके डिसीज़ की स्टडी हो रही है, उनके डिसऑर्डर की स्टडी हो रही है, बस. ओके, सो मूव टू द डेफिनेशन ऑफ दिस एपिडेमियोलॉजी. इट इज़ ब्रॉडली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज और अ कंडीशन in a population and various factor that influence this distribution. Definition क्या एपिडेमियोलॉजी की क्या है? द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज और कंडीशन इन अ पॉपुलेशन एंड द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसी स्टडी है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है डिसीज़ का, या फिर ऐसी कंडीशन है पॉपुलेशन की, या फिर वेरियस फैक्टर्स हो गए. तो इसकी जो स्टडी करते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिसीज़ का, इसकी स्टडी को ही हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं. इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं, उसका जो डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका एजेंट हो गया, उसका कॉजेटिव एजेंट हो गया, या फिर होस्ट हो गया, या फिर इन्वायरमेंट हो गया, इसकी जो हम ग्रॉसली स्टडी करते हैं, इसको ही बोलते हैं हम एपिडेमियोलॉजी. या तो फिर वो पॉपुलेशन के तौर पर हो या फिर डिसीज़ के तौर पर हो, तो इसको ही बोलते हैं हम एपिडेमियोलॉजी. सो व्हाट इज मीन बाय एपिडेमियोलॉजी? अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज और अ कंडीशन इन अ पॉपुलेशन and of various factor that influence this distribution. It is called as a epidemiology. Okay, now earlier the principle of epidemiology was applied only for communicable diseases. However, it is now realized that it could also be used for general medicine and public health. अर्लियर स्टडी में जो प्रिंसिपल बताया है एपिडेमियोलॉजी का, वो अप्लाई किया है ओनली ऑन द कम्युनिकेबल डिसीज़ पर. कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हमने ग्रॉसली स्टडी कर ली. कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कौन से डिसीज़? ऐसे डिसीज़ जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसे डिसीज़ को हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़. ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो ट्रांसमिट हो रहा है, इसको ही बोलेंगे हम कम्युनिकेबल डिसीज़. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसे डिसीज़ जो कम्युनिकेबल नहीं हो रहे, वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो रहे, ऐसे डिसीज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलेंगे. ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल में क्या बताया है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ में वो अप्लाइड की है. हाउएवर इट इज़ नाउ रियलाइज दैट इट कुड आल्सो बी यूज फॉर अ जनरल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ. देन ऐसा अर्लियर में रियलाइज हुआ है कि इट कुड बी आल्सो यूज फॉर अ जनरल एंड पब्लिक हेल्थ के लिए भी ये यूज़ हो सकता है. अर्लियर में क्या बताया था प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में? ये ओनली अप्लाइड की है कम्युनिकेबल डिसीज़ पर. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ये जो है वो ओनली अप्लाइड की है कम्युनिकेबल डिसीजेस पर, बट नाउ रियलाइज दैट दे कुड बी यूज फॉर अ जनरल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए भी एपिडेमियोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, देन unlike the private physicians who concern himself with his patient individually, an epidemiologist must view the whole population. Unlike the private physician क्या करता है? वो concern himself with his patient individually वो patient को देखता है, उसको उसका ही वो concern रखता है. But epidemiologist क्या करता है? वो
पूरा होल पॉपुलेशन कंसर्न में रखता है, उसके ऊपर कौन सा डिसीज़ है, उसकी डेथ रेट कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कौन, एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है। For an epidemiological approach, the course of disease is described and its various characteristics are defined. The cause may be established. Its usual studies provide information on the occurrence and distribution of disease and collect data which may be useful in instituting control measures. ठीक है। ये जो प्राइवेट फिजिशियन है वो कंसर्न करेगा ओनली 1 पेशेंट को या फिर 10 पेशेंट को इंडिविजुअली वो कंसर्न करेगा, बट जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो होल पॉपुलेशन को कंसर्न करेगा। ठीक है। फॉर द एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, कोर्स ऑफ डिसीज इज डिस्क्राइब एंड वेरियस कैरेक्टर्स आर डिफाइंड। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में क्या बताया गया है कि जो कोर्स ऑफ डिसीज है या फिर इज डिस्क्राइब एंड इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइंड। यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में क्या बताया है कि कोर्स ऑफ डिसीज जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है और उसके वेरियस फैक्टर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सिम्टम्स, उसके यूजेस, उसके ट्रीटमेंट, यहाँ पर सब कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है। The cause may be established. Its usual studies provide information on occurrence and distribution of disease and collect data which may be useful in instituting control measures. और वो क्या करता है, जो कॉज होता है यानी कि किस होस्ट फैक्टर से वो कॉज हुआ है, उसका यूजुअल स्टडीज़ इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है, या फिर उसका ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो डिसीज़ है उसका ऑकरेंस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर उसकी स्टडी हो गई, ट्रीटमेंट हो गई, होस्ट हो गया, उसका सिम्टम्स हो गया, इस सब कुछ की स्टडी करके जो डाटा है वो कलेक्ट करके वो यूज़ करते हैं फॉर अ कंट्रोल मेजर्स ऑफ इंस्टीट्यूटिंग। ठीक है। यानी कि वो यूज़ करते हैं फॉर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ दिस डिसीज़ के लिए। ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपली एपिडेमियोलॉजी। नाउ वी डिस्कस द next, that is the following are major uses of epidemiology. Now we discuss the uses of epidemiology. epidemiology तो हमने स्टडी कर लिया कि epidemiology यानी क्या। ठीक है। और उसके अभी यूजेस हम स्टडी करेंगे कि epidemiology के यूजेस क्या है। तो फर्स्ट वी डिस्कस द फर्स्ट यूज टू एनालाइज द रिस्पेक्टिव रोल एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। एपिडेमियोलॉजी क्या एनालाइज करता है, रिस्पेक्टिव रोल ऑफ एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। एपिडेमियोलॉजी एनालाइज करता है उसका रोल ऑफ एजेंट का रोल क्या है, होस्ट क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट में कितना वो डेवलप कर रहा है, उसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या है डिसीज़ के, ये कुछ भी एनालाइज करके उसकी स्टडी कौन करता है, एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी का फर्स्ट यूज़ क्या है, वो एनालाइज करता है रोल ऑफ एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीजेस। Then second use, to analyze the occurrence and distribution of disease according to characteristics such as age, sex, race, occupation and hereditary। ठीक है। Then next use क्या है एपिडेमियोलॉजी का, वो एनालाइज करता है occurrence and distribution of disease, कहाँ से वो ऑकर हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हुआ उस डिसीज़ का, वो एनालाइज करता है कौन, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू देयर एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन एंड हेरिडिटरी के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो एनालाइज करता है ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी डिसीज़ का। ठीक है। ये हो गया उसका सेकंड यूज़। देन थर्ड यूज़, to study, outline and define problems of health and disease by analysis of incidence, prevalence and mortality। Then next use का है, वो स्टडी करता है आउटलाइन एंड डिफाइन प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़। जो प्रॉब्लम्स है
डिसीज़ के तौर यानी कि डिसीज़ के जो प्रॉब्लम्स है उसकी वो स्टडी करता है। देन एनालाइज ऑफ इंसिडेंस, प्रिवेलेंस एंड मॉर्टेलिटी, उसका मॉर्टेलिटी रेट की स्टडी करता है। प्रिवेलेंस, एनालिसिस ऑफ इंसिडेंस, इसकी वो स्टडी करता है। डिफाइन प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ और डिसीज़ के वो स्टडी करता है। ये हो गया थर्ड यूज़ ऑफ एपिडेमोलॉजी। देन नेक्स्ट यूज़ ऑफ एपिडेमोलॉजी, टू हेल्प कंप्लीट द क्लिनिकल पिक्चर एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ बाय ग्रुप एनालिसिस। वो हेल्प करता है कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ बाय ग्रुप एनालिसिस। वो ग्रुप एनालिसिस करता है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री उसकी वो स्टडी करता है। क्लिनिकल पिक्चर एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ की वो स्टडी करता है, which help to complete clinical picture and natural history of disease by group analysis करता है वो, ठीक है। The next use of epidemiology, to estimate a person's risk of developing a disease and his chances of survival। ये estimate करता है person risk of developing disease, यानी कि अगर एखादी पर्सन को डिसीज़ होगा तो उसका रिस्क फैक्टर कितना है, वो बच पाएगा या नहीं, उसकी वो पूरी स्टडी कर लेता है। और हिज चांसेस ऑफ सर्वाइवल, वो यानी कि उसके कितने चांसेस है सर्वाइव करने के, उसकी भी वो स्टडी करता है। तो ये हो गया एपिडेमोलॉजी का यूज़। एपिडेमोलॉजी क्या करता है, एस्टिमेट करता है पर्सन रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिसीज़, उसकी रिस्क क्या है डेवलपिंग करने की डिसीज़ की, और सर्वाइवल फैक्टर कितना है, सर्वाइवल चांसेस कितना है, उसकी भी वो स्टडी करता है या फिर एस्टिमेट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यूज़, टू सर्च फॉर अ फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज़ बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप कस्टम्स एंड हैबिट्स। और वो क्या करता है, ऐसे फैक्टर सर्च करता है रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज़ के फैक्टर्स वो सर्च करता है, डिटरमाइन करता है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप कस्टम्स एंड हैबिट्स। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप कस्टम्स एंड हैबिट्स के लिए वो ऐसे फैक्टर सर्च करता है, डिटरमाइन करता है फॉर हेल्थ एंड इट्स डिसीजेस के लिए। देन टू इवेल्युएट द नीड फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विस थ्रू फील्ड स्टडी। और वो क्या करता है, टू इवेल्युएट द नीड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विस थ्रू फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी से वो हेल्थ सर्विस की इफ़ेक्टिवनेस की वो इवेल्युएट करता है, कितनी नीड है इफ़ेक्टिवनेस की, यानी कि हेल्थ के लिए कितना इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए हमें, इसकी वो पूरी फील्ड स्टडी करके इवेल्युएट करता है, उसकी कितनी नीड है, 50% है, 70% है या 80% नीड है, ये वो डिटरमाइन करता है, इवेल्युएट करता है। कौन, एपिडेमोलॉजी। ये हो गए उसके यूजेस ऑफ एपिडेमोलॉजी। Now we discuss the next, that is the agent, host and environment of this epidemiology. फैक्टर्स प्रेजेंटेड बिलो, यानी कि जो एपिडेमोलॉजी के फैक्टर्स है वो हम स्टडी करेंगे। कौन से फैक्टर्स है, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। सो फर्स्ट इज अ एजेंट। एजेंट ऑफ डिसीज मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये जो एजेंट है एनी डिसीज़ के वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल बेसिस पर है। तो फर्स्ट वी डिस्कस द फिजिकल एजेंट, मे बी मैकेनिकल, थर्मल और रेडिएंट। ये जो फिजिकल एजेंट है वो मैकेनिकल रहेगा, थर्मल रहेगा या तो फिर रेडिएंट रहेगा। एजेंट में 3 टाइप्स दिए हैं, 3 टाइप्स के एजेंट होते हैं। कौन से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फर्स्ट एजेंट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजेंट, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट में वो मैकेनिकल रहेगा, थर्मल रहेगा या तो फिर रेडिएंट रहेगा, ठीक है। नाउ द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एजेंट इज़ अ मोटर व्हीकल। कॉमन अगर एग्जाम्पल देखा हमने मैकेनिकल एजेंट का, तो वो है हमारा मोटर व्हीकल। एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड एंड हीट आर द थर्मल फैक्टर। एक्सट्रीम्स कोल्ड और हीट अगर हुआ तो वो थर्मल फैक्टर पर जाएगा। अगर ज़्यादा कोल्ड एरिया रहा या फिर ज़्यादातर
हॉट एरिया रहा, हीटेड एरिया रहा, तो वो कहाँ पर जाएगा, थर्मल फैक्टर पर। फिजिकल एजेंट में 3 टाइप्स थे, यानी कि 3 उसके पार्ट्स है। तो कौन से मैकेनिकल, थर्मल और रेडिएंट। फर्स्ट पार्ट इज अ मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या देखा, उसका फर्स्टली एग्जाम्पल क्या है, मोटर व्हीकल। ठीक है, मैकेनिकल में मोटर व्हीकल उसका एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज अ सेकंड इज अ थर्मल। थर्मल में क्या देखा हमने, एक्सट्रीमली कोल्ड और हीटेड एरिया अगर रहा तो वो हो गए हमारा थर्मल फैक्टर। देन नेक्स्ट इज अ रेडिएंट। एक्सरे एंड गामा रेज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएंट एजेंट। ये जो एक्सरे और गामा रेज है, कोई भी रेडिएशन देख लो तो वो आएगा हमारा रेडिएंट एजेंट में। तो मैकेनिकल में क्या देखा हमने, मोटर व्हीकल है, वो एग्जाम्पल है हमारा मैकेनिकल का, मैकेनिकल एजेंट का। देन नेक्स्ट इज अ थर्मल। एक्सट्रीमली अगर हीटेड एरिया रहा या फिर कोल्ड एरिया हो गया तो वो आएगा हमारा थर्मल फैक्टर पर। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा रेडिएंट। एनी रेडिएशंस, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, बीटा रेज हो गया, ये जो रेज है वो आता है हमारा रेडिएंट एजेंट पर। ये हो गया हमारा फिजिकल एजेंट। देन नेक्स्ट इज अ केमिकल एजेंट। may cause a illness by direct contact, ingestion और inhalation। ये जो केमिकल एजेंट है इसमें क्या बताया, ये डायरेक्ट कॉज करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ गया केमिकल्स के तो वो इलनेस प्रोड्यूस करेगी, या फिर इंजेक्शन या इन्हेलेशन में कुछ आ गया, या खाने में या फिर इन्हेलेशन में कुछ आ गया तो ये भी केमिकल एजेंट के इलनेस पर कॉज होता है। ठीक है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशन एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड, सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशन एजेंट। देन फूड पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड्स इन अ फूड एक्सेट्रा में कॉज अ डिसीज ड्यू टू द इंजेक्शन। ठीक है, ये इन्हेलेशन का एग्जाम्पल होगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इन्हेलेशन में चला जाए तो हमारे बॉडी पर कौन सा असर करेगा। देन नेक्स्ट इज अ फूड पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज इन अ फूड एक्सेट्रा में कॉज अ डिसीज ड्यू टू अ इंजेक्शन। ठीक है, तो ये अगर फूड पॉइजनिंग हुआ तो ये हम इंटेक करने से होगा, इंजेक्शन करने से ये हमें इलनेस प्रोड्यूस होगी। तो ये अगर ये फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा डिसीज तो ये किस में आ गया, इंजेक्शन में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस कॉजिंग अ डिफिशियंसी ऑफ abundance of the certain elements in the diet कैन आल्सो कॉज अ डिसीज। ठीक है, ये जो न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस है कॉजिंग अ डिफिशियंसी और एबंडेंस ऑफ अ सर्टन एलिमेंट्स, यानी कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से जो पूरी तरह से हमें डाइट के तौर पर पूरे विटामिन्स नहीं मिल पाते और उसकी वजह से जो डिसीज़ कॉज होता है वो भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा केमिकल एजेंट। देन नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट। It include worm and insect, protozoa, fungi, bacteria and viruses. They play an important role in a causation of disease. ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इंसेक्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया या फिर कोई भी बैक्टीरिया होगा। तो इसकी वजह से अगर कोई डिसीज़ आ गया, डिसीज़ कॉज हो रहा है तो वो हो गया हमारा बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, तो हमने 3 एजेंट देखे, कौन से फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट। केमिकल एजेंट फर्स्ट फिजिकल एजेंट में हमने 3 एजेंट देखे। फर्स्ट इज अ मैकेनिकल एजेंट, थर्मल एजेंट और रेडिएंट। अगर मैकेनिकल एजेंट में क्या देखा हमने, उसका एग्जांपल मोटर व्हीकल। अगर मोटर व्हीकल के कुछ इंजरी कॉज हुई तो वो हो गया हमारा मैकेनिकल व्हीकल में या फिर मैकेनिकल एजेंट में आ जाएगा। ठीक है, देन थर्मल, एक्सट्रीमली कोल्ड और हीटेड एरिया से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ डिसीज प्रोड्यूस हुए तो वो हो गई हमारी थर्मल एजेंट। देन नेक्स्ट इज अ रेडिएंट। रेडिएंट से तो आपको पता ही है कि ज़्यादा अगर कांटेक्ट में रहे हम रेडिएशन के तो हमें कैंसर हो सकता है। 50% चांसेस रहते हैं कैंसर होने के। तो एक्सरे, गामा रेज या फिर बीटा रेज के अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में अगर रहे तो चांसेस हो सकता है डिसीज, तो वो हो गया हमारा रेडिएंट एजेंट। देन नेक्स्ट इज अ केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या देखा हमने
कि डायरेक्ट कांटेक्ट अगर रहा इंजेक्शन या फिर इनहेलेशन में तो वो कॉज करेगा डिसीज़, तो वो हो गया हमारा केमिकल एजेंट। तो फर्स्ट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन में चला जाए और उसके वजह से कुछ डिसीज़ हो जाए या फिर बॉडी को हार्मफुल प्रोड्यूस हो जाए तो वो हो गया हमारा इनहेलेशन एजेंट। देन नेक्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम कोई फूड खा रहे हैं और उसको पेस्टिसाइड रहे या फिर वो बहुत दिनों का रहे तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो ये डिसीज़ कब होगा? इंजेक्शन एजेंट की वजह से, ठीक है। देन बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आएगा? पूरे इंसेक्ट, कोई भी होगा, प्रोटोजोआ होगा, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, इसकी वजह से कुछ भी डिसीज़ हुआ तो वो हो गया हमारा बायोलॉजिकल एजेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट, दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, दैट इज़ द एजेंट। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ द होस्ट। मेनी फैक्टर influence the susceptibility of host to injury by an agent. The body has a variety of defense mechanism. The primary defenses include the skin, hair and nails. The body may have a physiological defense mechanism like a cough reflex, heat regulatory mechanism, etc. The body may develop immunity also. ठीक है, तो होस्ट में क्या देखा है हमने? होस्ट ये फैक्टर है, सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर है। तो इसमें क्या देखा? जो इन्फ्लुएंस द ससेप्टिबिलिटी ऑफ होस्ट टू इंजूरी बाय द एजेंट, जो ससेप्टिबिलिटी रहती है होस्ट की टू इंजूरी बाय द एजेंट, यानी कि एजेंट की वजह से जो इंजूरी हो रही है या फिर डिसीज़ हो रहा है होस्ट को, तो ये फैक्टर आता है होस्ट में, ससेप्टिबल होस्ट के। द बॉडी हैज़ अ वेराइटी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ह्यूमन बॉडी को बहुत सारी वेराइटी होती है फॉर डिफेंस मैकेनिज्म की। तो प्राइमरी डिफेंस इंक्लूड करता है स्किन, हेयर एंड नेल्स। स्किन, हेयर एंड नेल्स ये प्राइमरी डिफेंस फैक्टर है हमारी बॉडी के। देन द बॉडी में हैव अ फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म लाइक अ कफ रिफ्लेक्स, हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी में का फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म आता है, तो वहाँ वो क्या करता है? कफ रिफ्लेक्स, लाइक कफ रिफ्लेक्स, हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म एट्सेट्रा, वो बॉडी पर हैप्स करेगा। देन द बॉडी में डेवलप इम्यूनिटी आल्सो। बिसाइड्स दिस जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर लाइक एज, सेक्स, कलर में आल्सो इन्फ्लुएंस इंसिडेंस ऑफ अ डिसीज, हेरिडिटरी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ अ स्पेशल एजेंट में आल्सो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, ठीक है। ये जो बॉडी है, ठीक है, तो फर्स्टली क्या करेगा? प्राइमरी डिफेंस प्रोड्यूस करेगा। देन नेक्स्ट इज अ फिजियोलॉजिकल डिफेंस प्रोड्यूस करेगा। देन वो अपने ही बॉडी डेवलप कर लेती है अपनी इम्यूनिटी। एक डिसीज़ अगर डेवलप हुआ तो वो पहले फाइट करेगी वो बैक्टीरिया से, वो वायरस से, और उसकी तौर पर वो इम्यूनिटी बिल्डअप करने में लग जाएगी, ठीक है। देन बिसाइड दिस जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर लाइक एज हो गया, सेक्स हो गया या फिर कलर हो गया, ये आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ के लिए। देन हेरिडिटरी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द स्पेसिफिक एजेंट में आल्सो भी कॉन्ट्रीब्यूटेड फैक्टर। ये हो गया हमारा होस्ट फैक्टर। देन नेक्स्ट इज अ इन्वायरमेंटल फैक्टर। द इन्वायरमेंट may be favorable to the host or to the agent। ये जो इन्वायरमेंट फैक्टर है ये फेवरेबल रहता है होस्ट और एजेंट के लिए भी। एंड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट बाय शिफ्टिंग द बैलेंस फ्रॉम वन टू अदर। एबिलिटी ऑफ फ्लोरा एंड fauna to grow and multiply with depend on the whether the community has a ready access to water or not। ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट फैक्टर है वो फेवरेबल रहेगा होस्ट और एजेंट के लिए भी। और जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हो गया वो जो हमारा शिफ्टिंग बैलेंस है बॉडी का वो भी चेंज हो गया फ्रॉम वन टू अदर, वो इफ़ेक्ट करना यानी कि वो शिफ्ट करना
हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन क्लाइमेट एंड सीजनल फैक्टर मे डिटरमाइन वेदर द पर्टिकुलर इंसेक्ट वेक्टर कैन सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, पर्टिकुलर क्लाइमेट और सीजनल फैक्टर डिटरमाइन करता है पर्टिकुलर इंसेक्ट और वेक्टर को, या फिर पर्टिकुलर डिसीज पर वो डिसीज क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा मलेरिया। मलेरिया ये मॉस्किटो की वजह से फैलता है, आप सबको पता है। तो ये जो मलेरिया है, फॉर एग्जांपल मलेरिया, मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर। वेक्टर क्या है इसमें? मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो कहाँ रहता है? इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट के जो फैक्टर है वो जो अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंस द वेक्टर ग्रोज इजीली इन ओपन स्टैटिक वाटर रिजर्वर विथ वार्म बैकग्राउंड, मलेरिया इज अ मोर कॉमन इन अ सराउंडिंग हैविंग अ पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी than at a community with a proper drainage facilities, avoiding accumulation of water etc, ठीक है। तो ये मलेरिया किससे होगा? मॉस्किटो से। और ये मॉस्किटो कहाँ पर रहता है? वो ग्रो होता है स्टैटिक वाटर रिजर्वर में विथ अ वार्म बैकग्राउंड। एंड मलेरिया इज़ अ, ये क्या है? मलेरिया इज़ अ मोर कॉमन एंड सराउंडिंग, और ये कॉज होता है सराउंडिंग हैविंग पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, या फिर प्रॉपर ड्रेनेज हो नहीं रहा है, उसका एक्यूमुलेशन एरिया है, या फिर एक्यूमुलेटेड वाटर है। तो यहाँ पर ये मॉस्किटो पैदा होते हैं और ये फिर मलेरिया प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस को। देन दस द लेवल ऑफ सैनिटेशन, प्रोविजन ऑफ पोटेबल वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर मेथड ऑफ सीवेज disposal and nature of biological environment are important factor in a determination incidence of this disease। अगर ये कहीं पर भी हमें रोकना है, ये अगर मलेरिया का डिसीज़ हमें रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए? लेवल ऑफ सैनिटेशन ये ज़्यादा करनी चाहिए। जो पोर्टेबल वाटर है, प्रॉपर मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल का प्रॉपर मेथड से करना चाहिए। देन नेचर एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ के लिए। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो कौन से फैक्टर्स देखे हमने? एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द इंसिडेंस एंड प्रीवैलेंस नेक्स्ट फैक्टर। थैंक यू।